अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनाइट स्केलेबल पोटेंशियल है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाए। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 26 है। 26 का बी पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर ली थी। उसी फर्स्ट पार्ट को अब हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में जो हमने फाइनल इक्वेशन निकाली थी फॉर रीजन, यानी कि ये देखे ना। अच्छा, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखे तब इस टॉपिक आप लोगों को समझ आएगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ देखिए हमारे पास v क्या था, 0 था। यहाँ हमारे पास क्या था, v0 था, vx, ये vx है। तो यहाँ भी vx क्या था, v0 था। ओके, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। तो जो फाइनल इक्वेशन हमने निकाल ली थी फॉर रीजन 1 के लिए साई 1, वो हमारे पास क्या थी, a k1x। और जो सेकंड थी उसके लिए हमने क्या निकाली थी, वो हमने उसको इस फॉर्म में लिखा था, b cos k2x प्लस c sin k2x, इस फॉर्म में लिखा था। और जो हमारे पास थर्ड थी उसको हमने लिखा था f e नेगेटिव k1x। ये हमने लास्ट वीडियो में इसको प्रूव किया हुआ है इसको। ओके, अब देखिए चूंकि यहाँ कॉज और साइन वाला दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, इसलिए अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से इस दो इक्वेशंस हैं इनको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, इस कॉज और साइन की वजह से सबसे पहले हम बात करते हैं असिमेट्री की। ओके, जो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीन इक्वेशंस को हम एसिमेट्री के फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सिमेट्री के फॉर्म में। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास होगा साइन वाला कंपोनेंट वो एसिमेट्रिक में आएगा, और जो कॉज वाला कंपोनेंट होगा वो सिमेट्रिक में आएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं सिमेट्रिक में अगर एंगल को चेंज कर दे, यानी कि इसका अगर नेगेटिव कर दे, तो आंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम कॉज में नेगेटिव वैल्यू रख दे तो वो पॉजिटिव ही हो जाती है, इसलिए ये कॉज कंपोनेंट इधर आएगा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, साइन एंटी सिमेट्री है, तो एंटी सिमेट्री को हम एंटी से लिख ले रहे हैं। तो क्या होगा, साई वन हमारे पास क्या होगा, यही होगा हमारे पास k1x। और जो हमारे पास ये होगा फॉर सेकंड रीजन के लिए वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा। ओके, साइन k2x होगा। और जो हमारे पास थर्ड होगा, थर्ड रीजन के लिए वो हमारे पास होगा, इसको हम d लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ओके, ताकि एक तरतीब रहे ABCD। ओके, वरना आप एफ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक को SIM से डिनोट कर रहा हूँ। ये एंटी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। तो इसमें क्या होगा, ये वही का वही रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ हमारे पास अब ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, कॉज वाला आ जाएगा, b cos k2x। तो यहाँ पर बस ये भी वही होगा, सेम टू सेम होगा। ओके, यानी कि ये देखें हमारे पास वेव फंक्शन एक ही है। ओके, जब इस वेव फंक्शन को हम एसिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम सिर्फ साइन वाला कंपोनेंट यूज करेंगे, और जब इसी सेम वेव फंक्शन को हम सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कॉस वाला कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। ये तो सिंपल सी बातें थी। अब इधर हम बात अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशन। ओके, अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, ये भी लम्बा से अप्लाई, इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ कि बाउंड्री कंडीशन क्यों हम अप्लाई करते हैं, और ये अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है फॉर कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी वन रीजन और सेकंड रीजन और थर्ड रीजन के दरमियान, तो हमारे पास ये प्रोसेस नहीं होगा। सिंपल वर्ड में आपसे लोग सिर्फ यही समझ लें। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने जो कांस्टेंट है ना उनकी वैल्यू निकालनी है। जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकालनी है, एसिमेट्रिक के लिए भी और सिमेट्रिक के लिए भी। पहले हम बात करते हैं एसिमेट्रिक के लिए। ओके, लेकिन उससे पहले मैं एक जनरल जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है उसको लिख लेता हूं। ये हमारे पास जनरल बाउंड्री कंडीशन है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं ये बाउंड्री क्या है, नेगेटिव, और ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। ये साई 1 है, ये साई 2 है, ये मेरे पास साई 2 है। फॉर रीजन 1 और 2 के लिए हम इसके लिए लिखते हैं। अगर हम इसकी क्यों लिखते हैं, तो इसका हम जो डेरिवेटिव है उसको भी इसकी को लिखते हैं। ओके,
क्यों इक्वल लिखते हैं इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में। ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास दरमियान में जीरो भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लिखते हैं फॉर एंटी सिमेट्री के लिए, इसके लिए इसको हम एंटी सिमेट्री भी कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक या फिर असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, जो मर्जी पढ़ लें इसमें से। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करते हैं, तो हम के की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम इसको यूज करते हैं, इसको नाम दे लें, आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कह लें, चलिए इसको हम जी का नाम दे देते हैं। ओके, ये जी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन जी डैश है। ओके, तो चलिए ठीक है, इसको हम आर का नाम देते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक महीना है, तो इसको आर को इसको आर डैश का नाम दे देते हैं। अच्छा, अभी इसको आर की वैल्यू को इक्वेशन इसको हम लिखते हैं, इधर हमारे पास क्या है, साई 1 इज इक्वल टू साई 2। ओके, किसके लिए लिख रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक के लिए या एसिमेट्रिक के लिए। ओके, और ये इसका जो डेरिवेटिव है, ये कि क्या करेंगे कि जो सिंपल है इसको ऊपर रखेंगे और जो इसका डेरिवेटिव है उसको हम नीचे लिखेंगे। ओके, तो यह हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, जो हमारे पास ये ओके, ये हमारे पास ये इधर आ जाएगा, सिमिलरली ये इधर है और ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू किस तरह पुट करेंगे कि जब हमारे पास ये है साई 1 क्या है हमारे पास जी, साई 1 क्या है, ये हमारे पास, ये हमारे पास फॉर एंटी सिमेट्रिक साई 1 ये है, तो ये हमारे पास ए आई के 1 और एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव ए ओवर 2 पुट करेंगे। तो नेगेटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास ए ओवर 2 आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब इसका हम अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के 1 तो नेगेटिव के 1 ए ओवर 2 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस जो सेकंड है इसको हम लेते हैं, ये सेकंड रीजन में क्या है हमारे पास, ये है, ये वाला है, तो यहाँ पर क्या साइन है, सी साइन है, तो सी साइन के 2 है, तो यहाँ एक्स है, एक्स की जगह हम नेगेटिव ए पुट करेंगे तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ए ओवर 2 बन जाएगा हमारे पास इस तरह। ओके, अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव हमने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा के 2 सी कॉज के 2 ए ओवर 2 बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया है। यहाँ से चीज़ें काट लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया, के 1 बच गया, यानी कि हमारे पास इधर क्या बच गया, के 1 बच गया इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या होगा, ये सी से गया, और ये जो हमारे पास होगा, ये साइन ऊपर नीचे कॉज है, ये फैक्टर सेम है, तो इधर हम लिखेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव ये वाला tan के 2 ओवर के ओवर 2 लिख देंगे। लो जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ओके, तो चूंकि बुक पर इसको कॉर्ड की फॉर्म लिखा है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो बुक के मुताबिक हम इसको लिखेंगे, तो हमारे पास ये कॉर्ड की फॉर्म में हमारे पास इस तरह बन जाएगी, के 2 कॉट ओवर 2। ओके, ये बन जाएगी। अच्छा, यहाँ गलती होगी, कि वो गलती क्या है, ये देखिए के 1 के 2 ये वाला किधर गया, इसको हम इधर लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास tan की फॉर्म में है, ये हमारे पास किसकी फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में, और बुक में इसको ही मेंशन किया हुआ है। और जो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ रही है कॉट की, वो हमारे पास आ रही है 4.97 जेटली की बुक पर। और जो हमारे पास 4.97 है इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडल इक्वेशन। इसका नाम क्या है, ट्रांसजेंडल इक्वेशन है ये हमारे पास। ओके, अच्छा, ये तरीका है कि हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई और फिर उसका डेरिवेटिव लिया और उसको हमने डिवाइड किया, बाउंड्री के ऊपर उसका डेरिवेटिव नीचे रखा, तो हमारे पास की वैल्यू आ गई है। इसके अलावा आप और एक तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो इजी तरीका है। वो किस तरह कि जो डेरिवेटिव है उसको ऊपर ले लें और जो जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है उसको नीचे रख लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके,
तो ये डेरिवेटिव इसका बाउंड्री कंडीशन है, वेव फंक्शन इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर आ गया। तो यहाँ ये देखे ना, जो मेरे पास ये है, ये वाला, इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, बस सिंपल यही किया हमने। ओके, तो अब हमने क्या करेंगे, सी साइन के टू ए ओवर, इसका डेरिवेटिव जो होगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, सी कॉस के टू एवर टू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव के वन के टू कॉट के टू ए ओवर टू आ जाएगा। ये भी हमारे पास 97 इक्वेशन है, 4.97 इक्वेशन है। ओके, ये सिर्फ के वन बच जाएगा। ये जो वैल्यू निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया एंटी सिमेट्री के लिए, एसिमेट्री के लिए। ओके, इसके लिए निकाल लिया। अब हम निकालना चाह रहे हैं सिमेट्री के लिए कांस्टेंट की वैल्यू। तो जब हम सिमेट्री के लिए कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ इस तरह निकालेंगे, ये देखें, ये निकाल ली हुई है। ओके, सिमेट्री के लिए ये निकाल ली हुई है। तो वेव फंक्शन जो रीजन 1 में वही है, रीजन 2 में भी हमारे पास वही है। इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ये आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया हमारे पास ये आ गया। सिर्फ इनको क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, कि डेरिवेटिव ऊपर कर दिया है और जिसका डेरिवेटिव उसको नीचे कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ देखें, मेरे पास ये आ चुका है। ये k1 इज इक्वल टू क्या है, tan की फॉर्म में है। और ये हमारे पास इक्वेशन जो बुक पर मेंशन है वो हमारे पास क्या 4.98 है हमारे पास इक्वेशन है ये। ओके, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। फॉर सिमेट्री के लिए हमारे पास वैल्यू है और एंटी सिमेट्री के लिए हमारे पास ये वैल्यू है। ओके, अब जो हमारे पास 4.98 और 4.97 जो इक्वेशन है, यानी कि ये और जो ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, वो डायरेक्ट हम सोल्व नहीं कर सकते। इसको दो तरीकों से सॉल्व किया, या तो इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लें इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, या फिर क्या करें न्यूमेरिकली तौर पर कर लें। मैं ये दोनों इक्वेशन दोबारा लिखने लगा हूँ। चलिए, ये तो लिखी हुई है ना 4.97, जो 4.98 है उसको मैं लिखने लगा हूँ, k1 इज इक्वल टू k2 tan k2 a ओवर 2। ये हमारे पास क्या है 4.98। इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हम डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि या तो न्यूमेरिकल तौर पर इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन सोल्व करेंगे, हल मिलेगा, या फिर ग्राफिकल तौर पर। तो जो बुक पर मेंशन है वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकली तौर पर है। तो इसलिए इसको हम ग्राफिकल तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या होगा कि ग्राफिकली तौर पर इसको सोल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले पहले हम देखते हैं इसके कुछ कांस्टेंट। जो k1 जो हमारे पास था वो क्या था, हमारे पास 2mv नेगेटिव e ओवर एच कट, ये था हमारे पास k1 था। और जो हमारे पास k2 था वो हमारे पास क्या था 2me ओवर एच कट, ये था हमारे पास। ओके, यानी कि अभी k1 k2 कहाँ से वैल्यू निकाली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका नहीं पता तो यार पता होना चाहिए। ये k1 है हमारे पास, ये भी k1 है, या ये k3 है, तो हम जानते हैं k1 इज इक्वल टू k3 के है। जो सेम आंसर इसका होगा वही सेम आंसर इसका होगा, लेकिन इसमें चूंकि फ्री पार्टिकल है तो जो मेरे पास v है वो क्या है 0 है। तो इसलिए जो मेरे पास इसको हम k2 का नाम दे रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होगी k की वो डिफरेंट होगी। ओके, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही k की वैल्यू जो मैंने ये लिखी है डायरेक्ट लिखी है, कहाँ से लिखी है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर जाएं, यहाँ स्टेप टेंशन जो ये पार्ट है इसको ब्रीफली से डिस्कस देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और अगर सेकंड रीजन के लिए देखना चाह रहे हैं, बल्कि इसमें समझ आ गई फिर भी नहीं समझ आएगी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमने वैल्यू निकाल ली कांस्टेंट की। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस k1 और k2 की मदद से न्यू कांस्टेंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, खुद से बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 97 है, 4.97 है, इस इक्वेशन को मैं मल्टीपल करता हूँ a ओवर 2 से दोनों साइड पर। जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा k2 a ओवर 2, तो कॉट k2 a ओवर 2 इज इक्वल टू नेगेटिव k1 a ओवर 2, यानी कि इस पार्ट को मैंने इधर लिख लिया
और ईस्ट को मैंने इधर लिख लिया है। ओके, तो अब इसको इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में लिखने लगा हूं, जो कि हमारे पास ये है, कॉट अल्फा एन इज इक्वल टू आर स्क्वायर नेगेटिव अल्फा स्क्वायर इसका अंडर रूट। ओके, आर हमारे पास क्या है, रेडियस है, ये हमारे पास अल्फा क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, यानी कि क्या किया है, इस पूरी टर्म को मैंने इसके इक्वल लिख दिया है और इसको मैंने इसके इक्वल लिख दिया है। ओके, तो अब यहां देखें, जो मेरे पास इसकी वैल्यू है ए एन की, अल्फा एन की जो मेरे पास वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, के टू ए ओवर टू। इसकी वैल्यू अगर हम स्क्वायर ले लें तो इधर भी स्क्वायर ले लें, और जो मेरे पास आर है, ये वाला आर, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, वो एम ए स्क्वायर वी नॉट ओवर टू एच कट स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर आएगा। ओके, यानी क्या किया, सिंपल 4.97 इक्वेशन को मैंने ए ओवर टू से मल्टीपल किया तो मेरे पास ये बन गया। अब इसको मैंने इसके इक्वल लिख लिया, इसको इसके इक्वल लिख लिया, और ए एन इसके इक्वल है और आर इसके इक्वल है। अब यहाँ प्रूव होना चाहिए, क्वेश्चन है कि इसका इसको हमने इसके इक्वल कैसे लिखा, क्यों लिखा, और इसको इक्वल इसके मैंने हमने कैसे लिखा। तो मैं सिर्फ इसको प्रूव करता हूँ कि मैंने इससे इस तरह क्यों लिखा है, क्या बाकी इसका आंसर सही भी आ रहा है या नहीं, या मैंने खुद से लिखा हुआ है। ओके, तो इधर सबसे पहले मैं लिखता हूँ K1। K1 क्या हमारे पास है, ये है। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखने लगा हूँ, 2mv ओवर एच कट स्क्वायर नेगेटिव 2me ओवर एच कट स्क्वायर अंडर रूट। यानी कि क्या किया है, इनको अलग अलग कर दिया है, ये आ गया। इसको जब मैं क्या करूँगा कि K1 है इधर, तो ए ओवर टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर भी और इधर भी। जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ए ओवर टू होगा, लेकिन जब इसको हम अंदर लेकर जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ए का स्क्वायर ओवर नीचे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। बाकी वो जो हमारे पास टर्म है वो वैसे की वैसे ही आ जाएंगे हमारे पास। ओके, एच कट स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास क्या होगा कि एच ओवर 4 होगा, ये क्या होगा, जो हमने मल्टीपल किया है ना, जो मेरे पास हमने मल्टीपल किया है, ये तो बाहर था ना, लेकिन इसको हम अंदर ले जाना चाह रहे हैं। जब इसको अंदर लेकर जाएंगे तो इसको भी स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी स्क्वायर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, ये ए की 2 और 4 बन जाएगा। तो ये देखें, यही लिखा है, बाकी वो टर्में सेम टू सेम है, ये भी वैसे ही होगा, 2me एच कट स्क्वायर होगा हमारे पास। ओके, तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम वी नॉट ए स्क्वायर ओवर एच कट ओवर 2 एम ई ए स्क्वायर ओवर 2 एच कट। तो इसको हमने सिर्फ सिंपल सोल्व किया है तो मेरे पास ये आंसर आ गया है, यानी कि कट ऑफ करें 2 इस तरह। ओके हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर स्क्वायर नेगेटिव इस फॉर्म में। तो लिहाजा प्रूव हो गया कि जो हमने ये इस फॉर्म में है वो हमारे पास सही है। अगर जी मैंने भी यहाँ भी डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन चूंकि हमारे पास प्रूव इसका लेंथ ही है तो इसको हमने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया है। अलबत्ता ये नहीं आएगा, वैसे हमारे पास यही आएगा, ये इक्वेशन और इसी इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये सिंपल सादा सा प्रूव था हमारे पास। अब देखें, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को, इसको हम खुद से नाम देते हैं आर डबल डैश का। इस इक्वेशन आर डबल डैश को हम इवन और ऑड स्टेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को जो होगी हमारे पास, इसको मैं इस फॉर्म में लिखने लगा हूँ, इस इक्वेशन को, आर डैश इक्वेशन को, नेगेटिव ए एन कॉट ए एन इज इक्वल टू आर स्क्वायर नेगेटिव ए एन स्क्वायर। ओके, ये किसके लिए है, ये फॉर ऑड स्टेट्स के लिए है। ओके, और जो मेरे पास इवन के लिए होगी, जो मेरे पास फॉर इवन स्टेट्स के लिए कौन सी होंगी, वो होगी मेरे पास ए एन tan ए एन इज इक्वल टू आर स्क्वायर नेगेटिव ए एन स्क्वायर, इसकी इक्वल होगी। इस इक्वेशन को मैंने इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फॉर इवन एंड फॉर ऑड स्टेट्स के लिए। अब इसको हम नाम देते हैं, ये मेरे पास जो बुक पर है वो 4.99 है, ये 4.100 है। ओके, इक्वेशन है। अब जो ये दोनों लेफ्ट साइड है ना, दोनों इक्वेशंस की, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स पर मुश्तमिल है, और इनका जो सोल्यूशन होगा, चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ग्राफिकली तौर पर हम देखने लगे हैं,
वैसे इसका सिंपल कोई मैटर नहीं है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली तौर पर देखने लगे हैं तो बुक पर इसकी जो डायग्राम है वो मेंशन है। अच्छा इधर देखें, जो हमने ये लिखा है ना आर डैश से, वो हमने सिर्फ फॉर और स्टेट्स के लिए ये लिखा है, ये इक्वेशन लिखी है। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन की मदद से नहीं लिखा, वो मुझसे गलती हो गई है। ओके, तो जो मेरे पास ये इक्वेशन है ना 4.100, ये जो मेरे पास इक्वेशन होगी उस इस इक्वेशन की मदद से हम लिखेंगे। यानी कि जो 4.97 की मदद से हमने ये इक्वेशन लिखी है, अब इस इक्वेशन की मदद से हमने ये इक्वेशन लिखी है। ओके, अब फिर क्या होगा, अब इसकी मदद से हम इस इक्वेशन को लाएंगे, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो उसकी मदद से हम ये इक्वेशन लिखेंगे। ओके, अब हम चूंकि पहले बात कर चुके हैं बुक पर है, तो ये देखें बुक है हमारे पास, ये डायग्राम हमारे पास ये वाली, इस डायग्राम की मदद से हम जो हमारे पास सॉल्यूशंस है ना किसके, अल्लाह भला करे आप लोगों के, इसके वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को जरा गौर से देख लें। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स है, ये हमारे पास सिंपल आर है, हमारे पास राइट साइड पर हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास। ओके, तो अब देखें जो राइट साइड है ये इक्वेशन की वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ देखें ये हमारे पास 0 पाई/2 पाई, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। ओके, तो जो हमारे पास tan है ना, यानी कि जो हमारे पास इन वैल्यूज पर जो हमारे पास tan को हमने सॉलिड लाइन से प्लॉट किया हुआ है। जो हमारे पास टाइन की यहाँ देखें ना कि इसमें टाइन tan और कॉट दो कंपोनेंट है ना, तो tan को हमने सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉलिड लाइन में लिखा हुआ है, और जो हमारे पास कॉट लाइन है उसको हमने डॉटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ इसको जरा तवज्जो से देखें कि एन फॉर एन, एन की वैल्यू जब 0 है और 2 है, एन की वैल्यू और 3 है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, tan को प्लॉट किया हुआ है। ओके, ये मेरे पास ये क्या है, ये tan को शो कर रहा है, ये वाला कम, ये tan को है, और ये किसको शो कर रहा है, कॉट को। ओके, ये डायग्राम किस लिए लिखी है, ताकि जो हमारे पास इवन और ऑड स्टेट्स हैं, ये दोनों इक्वेशन है 4.99 और 4.100, इन इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमने इस ग्राफिकली फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ गौर कीजिएगा कि जहाँ जहाँ पर ओल्ड स्टेट्स हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे पास ओल्ड स्टेट्स हैं वहाँ कॉर्ड प्लॉट किया हुआ है, और जहाँ जहाँ पर हमारे पास इवन स्टेट्स हैं वहाँ हमने tan को प्लॉट किया हुआ है, ये देखें। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के लिए, 2 के लिए और 4 के लिए हमने tan को प्लॉट किया हुआ है, 1 3 5 के लिए, यानी कि 1 1 3 और 5 के लिए हमने कॉर्ड को प्लॉट किया हुआ है। जबकि जो मेरे पास 0 है और 2 है और जो हमारे पास 4 है, उसके लिए हमने किसको प्लॉट किया हुआ है, tan को प्लॉट किया हुआ है। लिहाजा इस पैराग्राफ को जरा डायग्राम इसको गौर से देखें कि 0 के लिए, 2 के लिए और 4 के लिए जो मेरे पास ये प्लॉट्स हैं, जो मेरे पास क्या है, tan वाले प्लॉट है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। जब के लिए 1 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए जो मेरे पास क्या है, डॉटेड फॉर्म में है। ओके, ये हमारे पास क्या थी, राइट साइड ही थी, इसको सॉरी लेफ्ट साइड जो थी ना हमारे पास, उनको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है इसको। अब हम बात करते हैं जो राइट साइड है इन दोनों इक्वेशंस की। अब क्या है कि एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, यानी कि जो राइट साइड है ना, इस दोनों इक्वेशन की देखें ना, ये सर्कल को शो कर रही हैं। एक छोटा सर्कल है जो कि ये है, और एक हमारे पास बड़ा सर्कल है जो कि हमारे पास ये है। ओके, जहां पर दोनों सर्कल्स ट्रिग्नोमेट्रिक लाइंस के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, वही हमारे पास सॉल्यूशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस के। इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है जहां जहां पर दोनों ये हमारे पास सर्कल ट्रिग्नोमेट्रिक लाइन के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखें ये। ओके, ये तो वहां क्या होगा, मेरे पास सॉल्यूशन होगा इन दोनों सॉल्यूशन का, इन दोनों इक्वेशन का। इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 4.97 और 4.98 उनका इक्वेशन है। जो इनका सॉल्यूशन दरअसल इनका मतलब क्या है, जो 4.97 और 4.98 इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास था कि हमने ग्राफ की मदद से जो 4.97 97 98 है उसका हमने सॉल्यूशन देख लिया है ग्राफ की मदद से।
और यहाँ ये भी बात याद रखिएगा कि इस ग्राफ में जब भी ये दोनों सर्कल्स टैन टैन ये मेरे पास ये देखें, ये कॉट जो सर्कल है लार्ज सर्कल, ये किसको कॉट को सर्कल कर रहा है, ये टैन को, ये कॉट को, ये टैन को। ये दोनों सर्कल जब भी टैन कैट को इंटरसेक्ट करेंगे, उसके जवाब में जो मेरे पास आंसर आएगा वो हमेशा बाउंड स्टेट में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? बाउंड स्टेट में। बाउंड स्टेट में क्यों आएगा? क्योंकि जो हम स्टेट स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास ये है केस कि एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल से। ओके, तो इस केस में जो मेरे पास आंसर आएगा, हाँ वो इस सर्कल की वजह से है या इस सर्कल की वजह से आए जो इंटरसेक्ट करेगा, तो वो हमारे पास हमेशा हमेशा बाउंड स्टेट में आएगा। अब बाउंड स्टेट्स में आने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास पार्टिकल वो कन्फाइंड हो चुका है, दो लिमिट्स के दरमियान आ चुका है, उनकी जो बाउंड्री है वो लिमिटेड हो चुकी है। बाउंड स्टेट्स का ये मतलब है। अब जो हमारे पास है इसको देखते हैं। अब जो हमारे पास स्मॉल सर्कल है ना, जो स्मॉल सर्कल है उसका जो बॉन्ड बनाता है वो यानी कि जो स्मॉल सर्कल है वो सिर्फ वन बाउंड स्टेट बनाता है जब हमारे पास n इज इक्वल टू 0 होता है, वन बाउंड स्टेट बनाता है। ओके, और वो क्या है हमारे पास ए एंड टैन, टैन ए एन हमारे पास है, ये है। ओके, यानी कि और जब जो हमारे पास लार्ज जो हमारे पास लार्ज सर्कल है वो कितने बाउंड स्टेट बनाता है? वो हमारे पास बनाता है 2। ओके, जब हमारे पास n इज इक्वल टू 0 होगा और n इज इक्वल टू 2 होगा हमारे पास उस केस में। ओके, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ लार्ज सर्कल विद टैन के साथ, जो टैन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये देखिए ना जो हमारे पास डायग्राम है, इसको हम दोबारा देखते हैं कि जो स्मॉल सर्कल है वो टैन के साथ, ये टैन है, टैन का सॉलिड फॉर्म, ये टैन है, वन बना रहा है जब n इज इक्वल टू 0 है, और ये मेरे बाउंड स्टेट है। सभी जो लार्ज n है ये भी इसके साथ जब n इज इक्वल टू 2 है, और इसके साथ जब n इज इक्वल टू 0 है, ये यानी कि टैन के साथ क्या बना है? बाउंड स्टेट्स बना रहा है जो लार्ज हमारे पास सर्कल है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ इस टॉपिक की समझ आगे होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अभी अगर अब आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।